What's up, guys? I hope you are doing well. I am Abhimanyu. Welcome to Study with MR. बच्चों, आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है ना, वाकई में बहुत ग्रेट होने वाला है। वो क्यों होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लास्ट जो हमारी क्लास थी, जिसका फर्स्ट पार्ट था, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं। उसके अंदर हमने जो ये सेकंड वाला पॉइंट है ना, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कि जितनी भी सारे एक नंबर के जो फैक्ट बनते हैं, एक नंबर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे मैंने इसी के अंदर डिस्कस कराए थे। हालांकि थोड़े से और रह गए थे, जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये वाले पॉइंट्स तो मैंने बताया ही नहीं। तो उन सबको मैं अभी के अभी क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सारी चीजें एक एक करके सब बताता जाऊंगा, ठीक है। और ये थर्ड टॉपिक है आपका उद्देश्य प्रस्तावना, इसको भी आज ही मैं क्लियर कराने वाला हूँ। और एक है आपका फोर्थ टॉपिक, संविधान की आवश्यकता आखिरकार क्यों होती है किसी भी देश को, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आप लोग अपना हार्डवर्क करते रहेंगे ना, देखिए हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क होता है। आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर लीजिए। स्मार्ट वर्क करने के लिए भी आपको पहले हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर वो स्मार्टनेस आएगी ही नहीं कि वो आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो सिंपल सा इसका सारांश यही है, पढ़ाई करो, ठीक है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो गए फिर आप, ठीक है जी। ये जब आपका एग्जाम आएगा ना, तभी आप लोगों को रियलाइज होगा कि हाँ यार, हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये नहीं करा, वो नहीं करा। इसलिए कह रहा हूँ, अभी नया सेशन है, एकदम नए से मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगे, आप वीडियोस को देखते रहिए, आपको हर एक चीज क्लैरिटी के अंदर आने वाली है। इनफैक्ट मैं ट्यूशन में भी जैसे पढ़ाता था, तो बच्चों को बोलता था कि जा करके वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। समझ रहे हैं? चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट कर ही लेते हैं, आपके चलिए। ये वाला कुछ पॉइंट्स रह गए थे, संविधान सभा का वो बनाने वाले जो था ना, उसके अंदर कुछ के जो पॉइंट्स रह गए थे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और आपको जनरल अवेयरनेस के रूप में पता भी होना चाहिए, भारत का एक नागरिक होने के नाते। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मतलब भारत के नागरिक है, नहीं है तो है ही, मतलब मान लेते हैं। सबसे देखिए पहला यहाँ पर क्या मैंने पॉइंट दे रखा है, कि जो आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना, संविधान सभा की जो आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी या बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस टाइम पर 389 सदस्यों में से 211 सदस्य ही उपस्थित थे। ये पहला पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, जब हमारी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन और क्लिक कर जाना चाहिए था कि अंतिम बैठक कब हुई थी, मतलब कि लास्ट बैठक कब हुई थी संविधान सभा की। ये हुई थी 24 जनवरी 1950 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। आपने हमारा राष्ट्रीय झंडा देखा होगा, राष्ट्रीय गीत देखा होगा, मतलब सुना होगा, राष्ट्रीय गान भी सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आप लोगों से मुझे ये बताइए कि इन तीनों को किसने, ये जो झंडा है इसको किसने डिजाइन करा है, ये सॉन्ग जो है, गीत जो है, ये किसने लिखा है, और राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, ये मुझे जरा कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। हालांकि सबको पता होगा राष्ट्रीय गान वाला, मेरे ख्याल से ये दो थोड़े बहुत प्रॉब्लम होंगे आप लोगों के लिए, तो जाके एक बार गूगल से सर्च कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं उसके लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो राष्ट्रीय झंडा है ना हमारा, उसको जो है भारत के संविधान के अंदर कब तक अब अडॉप्ट किया गया था, कब जो है उसको स्वीकार किया गया था, वो किया गया था 22 जुलाई 1950 में। याद रखिएगा, 22 जुलाई 1950 के अंदर हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, वो अशोक चक्र वाला ऐसे करके, उसको जो है स्वीकार किया गया था, ओके। आप यहाँ पर देखते हैं अगला क्या है, राष्ट्रीय जो गीत है हमारा, कौन सा गीत है हमारा, बताइए। हाँ, वही वही वही, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, वंदे मातरम, वो उसको कब स्वीकार किया गया था, ये किया गया था 24 जनवरी 1950 के अंदर, ठीक है। और राष्ट्रीय गान को भी जो है सेम डे पे ही अडॉप्ट कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि इसको और इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद हुआ था भारतीय संविधान सभा के अंदर। तो इसके रिगार्डिंग तो आपकी एक पिक्चर भी है आपके इस बुक के अंदर, फर्स्ट जो आपका बुक है ना, उसी में फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही इनफैक्ट जो है जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं, उनके दो मुखड़े होते हैं, एक इस साइड होते हैं और एक इस साइड होते हैं। तो इधर गिटार वाले बता रहे होते हैं बंदे, और इधर जो है वो वंदे मातरम वाले होते हैं। तो दोनों साइडों को कंसोल करते हुए दोनों को ऐसे ऐसे करने का, एक को राष्ट्रीय गीत बनाने का और एक को राष्ट्रीय ज्ञान बनाने का जो है सुझाव दिया जाता है इनके द्वारा, और फिर जो है दोनों को समान जो है मान्यता दी जाती है, और जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट जरा पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है, कि जब हम भारत का संविधान बनाने के लिए गए थे ना, मतलब बनाने जा रहे थे संविधान सभा वाले, हालांकि मैं तो नहीं गया था, वो लोग,
उन लोगों ने लगभग 60 देशों के संविधान को पहले जो है देखा था, परखा था, उन सभी के जो बैड एक्सपीरियंसेस है, मतलब कि उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी है उनके लोगों के लिए, कौन कौन सी बातें बुरी है उनके लोगों के लिए, ये सारी चीजें उन्होंने सही ढंग से परखा था, एनालाइज किया हुआ था, ठीक है। जिसके बाद जाकर के भारत का संविधान बनाने की कोशिश की गई थी और काफी हद तक सफल भी हुआ है भारत का संविधान। नेपाल के संविधान की तरह नहीं है कि एक बार बनाया फिर टूट गया, फिर एक बार बनाया फिर टूट गया। लगभग 5 बार टूट चुका आज तक वो नेपाल का संविधान, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा आपको लास्ट इसी लेक्चर के पीडीएफ में। हालांकि देखते हैं आगे, चलिए। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है ये कि उद्देश्य प्रस्तावना क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि उद्देश्य प्रस्तावना के कुछ अलग अलग नाम है, पहले वो जान लीजिए। एक को कभी कभी इसको हम उद्देशिका भी बोल लेते हैं, कभी इसको इंग्लिश में हम प्रेम्बल भी बोलते हैं, और कभी कभी इसको हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी बोलते हैं, और कभी कभी इसको सिर्फ प्रस्तावना भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो उद्देश्य प्रस्तावना कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देख लीजिए, मैंने एक फोटो भी लगा दिया यहाँ पर ताकि आप लोगों को मोटा मोटी जो है आइडिया मिल जाए क्या है ये, ठीक है। अब देखिए क्या है ये एक्चुअली में। उद्देश्य प्रस्तावना ना, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये पूरे संविधान की एक तरफ से कुंजी है। जैसे आप होते हैं ना, 9th होते हैं या 10th क्लास में होते हैं, तो वो एक पूरी मोटी वो होती है, मैथ्स की अगर कोई बुक है तो उसकी एक कुंजी भी मिलती है ना, तो मतलब सॉल्यूशन मिलता है पूरा एकदम छोटे रूप में मिलता है, यही सब बोलते हैं ना कुंजी को। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है कि पूरे संविधान का सारांश यहाँ उद्देश्य प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ। अगर मैं सिंपल वर्ड में दूसरे सेकंड वर्ड में बोलूं तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रस्तावना है ना, उद्देश्य प्रस्तावना, ये भारत के संविधान की समरी है। समरी, समरी का मतलब सारांश है एकदम। अगर किसी को जानना हो ना भारत के संविधान में क्या क्या लिखा है, तो उसको सिर्फ जो है उद्देश्य प्रस्तावना दिखा दीजिए, उतने में समझ जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं भारत के संविधान के अंदर, किस किस के रिगार्डिंग प्रावधान है भारत के संविधान के अंदर, ठीक है। तो ये आपको वहां पर ऑलरेडी बता दिया जाएगा। एक चीज और सुन लीजिए जरा, उद्देश्य प्रस्तावना का जो आइडिया है या फिर इसको कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। जरा ये बताइए मुझे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, ये बताइएगा जरा मुझे। इसका आंसर मैं आई थिंक मैंने बताया तो नहीं है, बट इसका आंसर इसी फर्स्ट चैप्टर के संविधान सभा के अध्यक्ष के नामों में से ही है किसी के, ठीक है। तो मैंने इतना बड़ा हिंट भी दे दिया, जरा बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। नहीं पता तो एक बार सर्च जरूर कर लीजिए, क्या पता ये मजाक मजाक में जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कहीं आपके पेपर में ना आ जाए, ठीक है। तो देखिए जरा, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्तावना को जो है प्रस्तुत किया था, या इसका आइडिया दिया था, ठीक है, मतलब प्रस्तुत कर दिया था। और संविधान सभा ने इसको कब स्वीकार किया गया था, इसको 13 दिसंबर को ही स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है। इसको स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 में। मतलब कि भारत के जो अन्य संविधान सभा के लोग थे या सदस्य थे, उन्होंने पहले विचार विमर्श किया कि क्या हमारा कुछ कुंजी जैसा या फिर समरी जैसा संविधान का कुछ होना चाहिए, तो बाद में सबने हाँ में भरी, तब जाकर के इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। इतना याद है, चलिए ठीक है। अब देख लीजिए जरा, एक चीज और बता देता हूँ मैं जरा। 1976 से पहले, ठीक है जी, क्या बोल रहा हूँ, 1976 से पहले लिखा भी हुआ है यहाँ पर है, 1976 से पहले इस उद्देश्य प्रस्तावना के अंदर देखिएगा, इस उद्देश्य प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये एकता वर्ड नहीं था, ठीक है जी। दोबारा बोल रहा हूँ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता, जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना उद्देश्य प्रस्तावना के अंदर, ये वर्ड उस टाइम पर नहीं थे। मतलब कि 1976 से पहले जब उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो उन्होंने समाजवादी का वर्ड और ये पंथ निरपेक्ष और ये एकता वाला जो वर्ड है ऐड किया ही नहीं था, ठीक है। इसको बाद में जाकर के ऐड किया गया या फिर शामिल किया गया। इसको कब शामिल किया गया, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो देखिए इसको कब शामिल किया गया था, 1976 के अंदर 42वें नंबर का जो है संशोधन होता है। संशोधन का मतलब क्या होता है, सुधार करना, ठीक है। और ये 42वें नंबर का मतलब क्या है कि पहले एक नंबर का संशोधन हुआ किसी और चीज के लिए, फिर दूसरे नंबर का संशोधन हुआ किसी और चीज के लिए, और इसी तरह करते 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 42वें नंबर का संशोधन होता है 1976 के अंदर, जिसके तहत ये ये तीन जो नए शब्द हैं इसको ऐड किया जाता है भारत के संविधान के अंदर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जरा कि कौन कौन से वो 3 शब्द हैं जिसको भारत के उद्देश्य प्रस्तावना के अंदर ऐड किया गया था, ठीक है।
तो वो है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रखा है SIS। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेकुलरिज्म, जिसको हिंदी में हम लोग क्या क्या बोलते हैं, पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। याद रखिएगा, हमने धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं यूज करा है बट पंथनिरपेक्ष करा है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और आई से क्या होता है, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब एकता, ठीक है। और एस से क्या होता है, सोशलिज्म, सोशलिज्म से क्या है, ये समाजवाद, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तीन वर्ड जो है भारत के संविधान के अंदर 1976 से पहले ऐड नहीं थे। 42वें नंबर का संशोधन किया गया 1976 में ही, जिसकी वजह से ये तीन नए वर्ड भारत के उद्देश्य प्रस्तावना के अंदर शामिल कर लिए गए, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब जो ये आपका टॉपिक है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि संविधान की आवश्यकता और विशेषता, इन्हीं दो में से कोई 6 नंबर का क्वेश्चन आपका हर बार आया है, ठीक है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हर बार आता है संविधान की आवश्यकता और एक नेक्स्ट स्लाइड में विशेषता होगी, उनमें से कोई ना कोई जो आपका क्वेश्चन है ना वो आता ही आता है, ठीक है। तो बिना देरी करे चलिए बताता हूँ इसके बारे में भी, ठीक है। अगर नींद आ रही है तो जा करके मुंह धो लीजिए, ठीक है, नहीं तो वहाँ एग्जाम के अंदर आप सोते मिलेंगे फिर हमें, ठीक है। अब देखिए जरा, पहले टॉपिक का मतलब समझिए, उसके बाद आंसर देखने की कोशिश कीजिएगा। टॉपिक का मतलब कहने का यह है कि किसी भी एक देश को विश्व में लगभग 2011 के अनुसार 193 देश हैं, शामिल हैं। अभी 2021 चल रहा है तो समझ लो थोड़ा बढ़ गए हैं, ठीक है, 206 के आसपास बोले जाते हैं, कहे जाते हैं, एग्जैक्ट अभी भी नहीं पता किसी को। तो विश्व के अंदर जो 193 देश है, हर एक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिरकार क्या है ऐसा संविधान के अंदर जिसके वजह से हर एक देश को संविधान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यही सबसे मेन सवाल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सवाल का आंसर क्या है, देखिए यहाँ पर, संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि संविधान जो है तालमेल बैठाने के लिए काफी हद तक मददगार होता है। एक समाज को व्यवस्थित रूप में रचना करने के लिए भी संविधान की हमें आवश्यकता होती है। तो दोनों पॉइंट सेम ही है। और हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं, इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी, मतलब कि जो ये लिखा हुआ है इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर नोट्स चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल मेरे नोट्स के अंदर क्या कर रखा है कि ये जो पॉइंट है ना, पहला इसको लिख रखा है और फिर इसको जो है एक्सप्लेन भी कर रखा है मैंने कि कैसे इसके अंदर का मटेरियल लिखे, क्योंकि कई कई बार देखा है मैंने बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इसके अंदर क्या लिखे उनको समझ में ही नहीं आता है। तो वो सारी चीजें भी मैंने आपको सिंप्लीफाइड करके टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहां पर इसके नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन कीजिएगा और वहां पर आप नोट्स ले लीजिएगा फ्री में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। तो ये तालमेल बैठाने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, समाज के अंदर गरीब लोग होंगे, अमीर लोग होंगे, कोई मुस्लिम होगा, कोई हिंदू होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं समाज के अंदर, जिसके वजह से ये आपस में कभी कभार जो है लड़ने लग जाते हैं। और इन सभी के बीच में एक तालमेल बैठाने के लिए या समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है हमें संविधान की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट जानते हैं कि आखिरकार संविधान की आवश्यकता हमें क्यों होती है। देखिए मैं आपको, अभी आप 11th क्लास में है इसलिए मैं आपको शासन के प्रकार कुछ बताना चाहूंगा। दो प्रकार के मेनली शासन के प्रकार होते हैं, ठीक है। अभी आपके इस लेवल तक मैं इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा और शासन के प्रकार भी आपको नए नए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए मेनली जो होते हैं वो एक होता है लोकतंत्र और एक होता है राजतंत्र। क्या होता है, एक होता है लोकतंत्र और एक होता है राजतंत्र। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है कि यहाँ पर एक राजा नहीं बैठा है, ये सारे के सारे जनता है मान लो, ठीक है। ये सब क्या है, जनता है। अब ये जनता क्या करेंगी, ये जनता जो है अपने में से ही किसी एक को चुन करके पीएम या फिर राष्ट्रपति जो है नियुक्त करती है, ठीक है जी। इतना याद रखिएगा, मतलब क्या है कि चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को अपना एक शासक चुना जाता है या फिर पीएम या फिर प्रेसिडेंट जो है चुना जाता है। और राजतंत्र में क्या होता है कि परिवार के अनुसार, मतलब कि परिवार में से ही, मतलब पिछला जो बना होगा राजा उसका बेटा ही जो है अगला बनता है राजा, एक तरफ से कहा जाए तो इसमें क्या होता है कि एक राजा होता है और राजा के नीचे जो होती है प्रजा होती है, और उस प्रजा के ऊपर कौन शासन कर रहा होता है, राजा। तो यहाँ पर ये जानना है अगर आपको कि आपका जो देश है वो
राजतांत्रिक है या फिर लोकतांत्रिक है, तो इसको देखने के लिए भी हम संविधान की आवश्यकता हमें पड़ती है। उसके संविधान के अंदर जो जो बातें हमने लिखी होंगी उसी से डिफाइन हो जाता है कि आपका देश एक लोकतांत्रिक देश है या फिर एक राजतांत्रिक देश है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाता है। तो इसलिए भी जो हमको संविधान की आवश्यकता होती है। अब थर्ड पॉइंट देख लीजिए क्या है कि संविधान जो है शासन की शक्तियों को सीमित करता है। सीमित का मतलब क्या होता है, लिमिट लगाता है। लिमिट लगाने का मतलब कि इतनी इतनी हमारी शक्ति है तो आप इससे ऊपर जाकर के काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ जो है लिमिट लगाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सीएम है, ठीक है, राज्यों में सीएम होते हैं, पूरे देश के लिए एक पीएम होता है, पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे सब बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, और राज्यों के अंदर जो है राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल होते हैं। ठीक है जी। तो इन सभी की अपनी अपनी शक्तियां हैं, इन सभी की अपनी अपनी सीमाएं हैं कि किस हद तक जाकर के ये लोग अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो बातें हैं, ये सारी जितनी भी शक्तियां, ये सब कुछ ऑलरेडी संविधान के अंदर लिखा हुआ है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान मत भटकाइएगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए क्या है। मैंने बताया था ना कि संविधान के समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, तो उनके बीच में एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की स्थापना करने की जो कोशिश है वो संविधान के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि संविधान के अंदर ही कानून बहुत सारे लिखे होते हैं जिसके माध्यम से किसी को भी गरीब तो किसी को भी अमीर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, जिससे कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होती है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट देखते क्या है। संविधान नागरिकों के अधिकारों का प्रतिपादन करता है। कहने का मतलब क्या है कि नागरिकों के पास कौन कौन से अधिकार है, अगर आपको ये जानना है तो आप जाकर के संविधान में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर आपके आपके नागरिकों के अधिकार मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इन सभी के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और एक और चीज बताना चाहूंगा कि कई कई बार देखा ना मैंने कि मतलब बच्चे कंफ्यूजन में रहते कि फर्स्ट पार्ट तो मिल गया मुझे, लेकिन सेकंड पार्ट नहीं मिल रहा है, मुझे थर्ड पार्ट नहीं मिल रहा है। तो याद रखिएगा, हर एक वीडियो के नीचे एक लिंक डालूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक होगा वो। ठीक है, उसके अंदर आपका 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस 2021 2022 ऐसे करके लिखा होगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर एक वीडियो मतलब सीरीज वाइज, ठीक है, सीरियल नंबर वाइज जो है मिलती रहेंगी, और उसी को जाकर के देखा कीजिए, वहीं पर क्लिक कीजिएगा तो पहला नंबर पार्ट आ जाएगा, सेकंड नंबर पार्ट आ जाएगा, थर्ड नंबर पार्ट आ जाएगा, ऐसे करके आते रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो बस इतना है। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।